बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही अटन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान, और एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीकेंड है जनाब, सैटरडे का दिन है। आपको पता है कि तमाम लोग जो है वो घरों में मौजूद होते हैं, अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज का दिन भी अपनी फैमिली के साथ गुजारा है। हमेशा एक बात करती हूँ कि अपनों के साथ आपका जो गुजारा हुआ टाइम होता है वो ज़्यादा प्रेशियस होता है, लिहाजा काम के साथ साथ जो है अपनी फैमिली को भी टाइम दिया करें। और इसी के साथ आपको बता दूँ, आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा जो ड्रेस पहना हुआ है ये है जी फिज़ा बोसन का, और आप उनके ऑफिशियल पेज पे भी जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे उनका पेज है जी फिज़ा बोसन के नाम से। तो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन उनकी है, ब्राइडल कलेक्शन उनकी बहुत खूबसूरत है, पार्टी वेयर, क्योंकि आजकल आपको पता है शादियों का सीज़न है। तो शादियों के सीज़न में जो है हमेशा जो ख़वातीन होती हैं फैशन के लिहाज से, जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिहाज से, कपड़ों के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनको आप बता सकती हैं कि किस तरह के ड्रेसेस आप पसंद करती हैं, तो वो आपको उसी तरीके से डिज़ाइन करके देंगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान के साथ भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे जनूबी पंजाब की खूबसूरत आवाज़ है जी कयूम खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। इसके साथ ही मोहम्मद आसिफ सुंदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ ही, और उसके साथ ही जी रवि भी मौजूद हैं। तो तमाम को वेलकम करते हैं अपने शो में। और इसके साथ ही हम आज बात करने जा रहे हैं, एक तो हम बात करेंगे बच्चों की तालीमी तरबियत के हवाले से, जिस तरह आजकल हमारे नौजवानों में बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं, और उसके साथ साथ उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही ये बेहतर करेंगे कि किस तरह जो हमारा तालीमी मयार है उसको बेहतर किया जा सकता है, अपने माहौल को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात करेंगे, और इसके साथ ही अच्छे अच्छे गीत भी आज हम सुनेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम जो करंट कंडीशन चल रही है, आप क्या समझते हैं जो तालीम है, हमारी जो तालीमी मयार है वो कितना बेहतर हुआ है, और उसमें मज़ीद कितनी बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखिए, मौजूदा जो नौजवान नस्ल है वो सबसे ज़्यादा जो आजकल रुझान है वो आईटी की तरफ है। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी तालीमी इदारे हैं सबसे ज़्यादा जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो आईटी में हो रहे हैं। वैसे क्योंकि नौजवानों का जो रुझान है वो अमेज़ॉन की तरफ है या ऑनलाइन कमाने की तरफ है, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो सारा ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहा है। दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज हो गई है, बन गई है। तो तालीमी मेयार मैं समझता हूँ पहले की निस्बत तो काफ़ी बेहतर हुआ है। डेटा साइंस है या दूसरी जो बहुत सारी ऐसी जो तालीम में ऐसे नए सब्जेक्ट्स मुतारिफ़ करवाए गए हैं, तो उनकी तरफ नौजवान नस्ल जा रही है। अब उनको मुतारिफ़ करवाया गया है पाकिस्तान में, लेकिन अभी ज़रूरत है कि इसी तरह के और भी मज़ामीन जो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं एनर्जी के हवाले से, जैसे हैं जो आप देखें कि हमारे मुल्क को भी ज़रूरत है कि हम एनर्जी बहरान से निकलें। तो शमसी तवानाई है, जैसे मुतबादिल ज़राए हैं बिजली के, तो उनकी तरफ आएँ। तो ये ज़रूरत है। हमारे यहाँ इस तरफ कम तवज्जो है हमारी को कि बाहर से हम मंगवाते हैं, दरामद करते हैं बिजली का सामान। तो इसी तरह मैं सुबह सफ़र कर रहा था मेट्रो पे, तो मैंने देखा कि जो बरकी हमारी सीढ़ियाँ हैं वो फ्रांस लिखा हुआ था वहाँ, फ्रांस की कंपनी का नाम। तो हम खुद भी बना सकते हैं बरकी सीढ़ियाँ। तो इसी तरह जो भी आप देखें जी तुर्की ने हमें गिफ्ट किया है बसेस हैं। तो अगर हमारे यहाँ तालीमी तरक्की इस तरह की हो टेक्नोलॉजी के हवाले से कि हम वो सब्जेक्ट्स जो टेक्नोलॉजी या हमारे यहाँ डेटा साइंस के साथ साथ कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी हमें बेहतर तौर पे पढ़ाई जाती है। 8वीं क्लास से ही बच्चा इस तरफ आए, हम तजर्बात करें, तो हम बाहर की कौमों के जो है मोहताज नहीं हो सकते। हम खुद से ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम एटमी मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जाहिर सी बात है नौजवानों में हम समझते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी भी नहीं है,
बस बात ये है कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए नौजवान हमारे जो हैं उनको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन अभी उस तरीके से हम समझें तो गाइडेंस नहीं मिलती। वसाइल ये भी की बड़ा कमी मसला है ना हमारे गाइडेंस यहाँ के, का गाइडेंस मसला जो भी है आपको दोनों चीज़ें डायरेक्शन का उस तरीके से नहीं पता हैं। हाँ चलता। जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो हमारे टीचर्स हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है पेरेंट्स के दरमियान, बच्चों के साथ, और टीचर्स का भी आपस में, जो इस तरीके से इस गैप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ गैप नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं कि जो ये मसाइल पैदा कर रही हैं। बच्चे जो है ना, पहले जिस तरह से हमारा जो निसाब था उसमें दीन भी शामिल था दुनिया के साथ साथ। एक तो हमारे जो दीनी निज़ाम है उससे हमारे बच्चे जो है ना हट गए हैं। हम मुकम्मल ना अंग्रेज़ी निसाब तो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे को जो तहज़ीबी अक़दार शुरू से मिलती थी, हम उन्हें नमाज है, नमाज के साथ कुरान हम पढ़ाते थे, तर्जमा के साथ कुरान बच्चा पढ़ता था, तो एक तमीज़ तहज़ीब थी। अब हम ना उसको पैसा कमाने के चक्कर में डायरेक्ट लेकर आते हैं जदीद तालीम की तरफ। अंग्रेज़ी है और दूसरे जो कोर्सेज हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा जल्द अज जल्द हमारा ग्रो करे और वो ना अर्निंग करने लग जाए। अच्छा, बच्चों के जहन में इसके साथ साथ ये होता है कि वो जल्द अज जल्द बड़े हों और गैर ममालिक की तरफ उनका रुख हो। वो खलेजी ममालिक है, यूरोप है, वहाँ से कमा कर ढेर सारे पैसे ले आएँ, तो वो ये देखते हैं कि हमारे वालिदैन कम कमा रहे हैं, हम ज़्यादा कमाने लग जाएं, बड़ा होना चाहते हैं बहुत जल्द। तो ये गैप इस वजह से है कि सोशल मीडिया तेज़ रफ्तार जो तरक्की हमारे यहाँ हुई है, सोशल मीडिया को देखकर बच्चों के अंदर ये रुझान पैदा हुआ है। गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो हमें बच्चों को दीनी तालीम लाजमी देनी चाहिए जदीद तालीम के साथ साथ। तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों चीज़ें अगर साथ साथ चलेंगी तो हमारा बच्चा कहीं भटकेगा नहीं। तो हमारे बच्चे ज़्यादातर जब यंग होते हैं, अडल्ट एज में दाखिल होते हैं, तो वो मोहब्बत के चक्रों में पड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये रुझान देखा गया है। तो उनके अंदर कहीं एहसास कमतरी होता है या बहुत ज़्यादा चैट और इस तरह की चीज़ों में आते हैं, तो वो तालीम का जो मकसद है उससे हट जाते हैं और उनका जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते, अर्निंग की तरफ नहीं आते। अब यहाँ आके बच्चे के साथ दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो वो बिल्कुल तालीम से हट जाएगा, या कुछ अगर सीखने के मराहल में आएगा तो वालिद के साथ उसकी टसल शुरू हो जाएगी। यहाँ आके वो एरर शेपिंग में आ जाएगा, अड़ के वो आगे बढ़ेगा, तो वो उस लेवल पे नहीं जा सकेगा जिसे हम कहते हैं कि वो बहुत तेज़ रफ्तार तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। तो ये एक एरर है। सही। इसमें मजीद भी हम बात करते हैं, कयूम साहब से जानते हैं म्यूज़िक का आगाज़ जो है वो कब से किया? बस शौक़ तो खैर इंसान को, लगन तो शुरू से ही होती है, लेकिन सीखने का मरहल कुछ अरसे से है, सीख रहे हैं अभी तो। अच्छा जी, अभी तो सिलसिला ये सीखने का चल रहा है। ये तो आपका वो है, आपने बुलाया, शुक्रिया आपका। कब से गा रहे हैं? कोई 15-20 साल तो हो गए सीखते हुए। अच्छा, 15-20 साल हो गए हैं जी। तो कैसा ये सफ़र रहा आपका मौसीकी का? बस है तो ये बहुत मुश्किल सफ़र जी, लेकिन करते रहो तो हो जाता है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है ना? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, तो घर में भी कोई इस तरह, जाहिर सी बात है घराने में भी होता है ना कि आपका, नहीं, या आप खाली आप ही सिंगिंग की तरफ आए? अच्छा, किस तरह के गाने गाना आपको ज़्यादा पसंद है? सराइकी, जिस तरह हमारे सराइकी भी गाता हूँ, उर्दू भी गाते हैं और गज़ल भी सीखने की कोशिश करता हूँ। सराइकी गावड़ा एक अलग ही जी बिल्कुल मज़ा है पिया। अच्छा, इसके साथ साथ कौन से, वैसे आपके फेवरेट सिंगर कौन से रहे हैं? मैं तकरीबन खान साहबान को लाइक करता हूँ जी। अच्छा जी, खान साहब, मेहदी साहब हो गए, मैडम हो गए, नुसरत साहब हो गए, राहत साहब हैं, ऐसे लोगों को उनके गानों को ज़्यादा पसंद भी करते हैं? उनके गाने सुनता भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ गाने की, लेकिन अपना कल्चर है सराइकी का, तो ये शाह हजरात मुझे लिख के देते हैं, फिर मैं कोशिश में लगा रहता हूँ, तो उस्तादों की मेहरबानी से ये जी। अच्छा, वैसे भी जनूबी पंजाब में, अब तो खैर जनूबी पंजाब क्या, अब आप ओवरऑल पाकिस्तान में बात करें तो सराइकी गानों को जो है वो बहुत पज़ीराई मिलती है। जी बिल्कुल। अच्छा, पसंद भी किया जाता है। पहले ये होता था कि पंजाबी गानों को ज़्यादा लोग पसंद करते थे, बट सराइकी गाने सिर्फ जनूबी पंजाब की हद तक नहीं, अब सराइकी, लेकिन अब बहुत, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब जहाँ अच्छा, शादी ब्याहों पे भी हम देखते हैं ना सराइकी, सराइकी, हाँ सराइकी गाने जो है। अब तो लाहौर वाले लोग भी सराइकी गाते हैं,
वो सारा सराकी का माहौल बन गया। अच्छा, इस सफर में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलें तो हैं, ये मेहनत है, एक बंदा मसरूफियत जिंदगानी की अपनी, और दूसरा फिर इसको टाइम देना, क्योंकि ये तो खुसूसन टाइम चाहता है। हाँ। और फिर उस्तादों के पास बैठेंगे तो कुछ पूछेंगे ना, तो इसी चक्कर में जिंदगानी चलते चलते अब यहाँ तक तो पहुँची है। अब इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। सही है, सही, ठीक हो गया जी। मजीद भी आपके गीत भी हम सुनेंगे जी। और इसके साथ ही जिस तरह हम बच्चों की तालीमी तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अभी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कितनी ज़रूरत है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैरियर काउंसलिंग की, हर कदम पर ज़रूरत है। देखिए, एक तो आप देखें, हमारा जो मुल्क है दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और इसमें मैं रात एक रिपोर्ट देख रहा था, 3,80,000 से ज़्यादा हमारे मुल्क में भिखारी हैं। 22 करोड़ आबादी में से 3,80,000 भिखारी हैं, तो क्या हाल होगा हमारे मुल्क का। तो ऐसे मुल्क में कैरियर काउंसलिंग अगर ना हो तो भिखारियों की तादाद भी इतनी बढ़ जाएगी कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बेरोज़गारी पहले से बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ आप देखें कि हमारा जो नौजवान है उसके यहाँ डिसहार्ट होने की जो शरह है वो भी बहुत ज़्यादा है, और आज का नौजवान बहुत ज़्यादा जो है वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहा है। इसलिए कि हमारे यहाँ ज़राअत पहले ही बहुत से मसलों का शिकार है, क्योंकि हमारा पानी जो है दरियाओं का एक तो कम हो गया है, 2-2.5 दरिया बच गए हैं, और दरिया जो है उनसे निकलने वाला पानी जो नहरों से आ रहा है उसमें सीवरेज का पानी मिल गया है। तो फसलें जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। फिर नई जो आबादियाँ कायम हो रही हैं, हमारा जो नौजवान है वो फसलों के हवाले से हमें नई अजनास कम मिल रही हैं, गला ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा, तो महंगाई बढ़ गई है। तो अब देखें, नौजवानों में कैरियर काउंसलिंग के हवाले से अगर बात करें तो रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए हैं हमारी नौजवान नस्ल को। तो बच्चे को शुरू से ही हमें चाहिए कि हम उसे कम से कम 5वीं से 8वीं क्लास में ही पकड़ें और उसे रोज़ी रोटी की तरफ लेकर आएँ कि वो सीखे कि टेक्निकली या ज़राअत के हवाले से या फ़नी हवाले से हम उसे ऐसे इदारों में डालें, कम से कम रोज़ाना उसे हम 5 से 4 घंटे वो काम सिखाएं कि जो आगे जाके उसकी रोज़ी का ज़रिया बने। प्रैक्टिकली वो काम सीखे शुरू से, ताकि वो मैट्रिक के बाद खुद कमाने के काबिल हो जाए, घर पर बोझ ना बने या घर वाले उस पर बोझ ना बने। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यही है कि बच्चा जब 10वीं में पहुँचता है तो उसके पास रोटी खाने के क्या कोई चीज़ उसका दिल करता है कि उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो डिसहार्ट हो जाता है। अच्छा, वही बात है कि हम लोगों की तालीमी इदारे और टीचर्स और पेरेंट्स, इन तमाम लोगों को मिलकर काम करना होगा। अच्छा, अदम बर्दाश्त भी तो बढ़ता जा रहा है ना जी। हम ये भी उसमें देखें कि रवैये आपके बदल रहे हैं, अदम बर्दाश्त नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एहसास महरूमी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर रवैये भी ख़राब होंगे, वहाँ जुराम की शरह बढ़ेगी, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे, तो उसमें वही बात जो बुनियादी तौर पर है कि जब अखलाकियात ख़राब होगी तो उसकी बेस होगी कि मजहबी तालीम, जब अखलाकी तालीम नहीं होगी तो फिर 2 नंबरी बढ़ेगी। तो मज़हब को भी फिर आप देखें कि गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए गलत रास्ते निकाले जाएंगे, तो हमारा नौजवान गुमराह हो रहा है ज़्यादा। तो हमें चाहिए कि शुरू से ही हम मज़हब और जदीद तालीम को साथ साथ लेकर चलें। और आप समझते हैं कि दीनी तालीमात को या दीनी तालीम को उस तरीके से नहीं लेके जाया जा रहा? मैं समझता हूँ कि नहीं लेकर जाया जा रहा। कि बच्चों को आप देखें कि कुरान वो पढ़ते हैं तो सवाब के लिए पढ़ते हैं कि कब्र में ये सहारा बनेगा, उसे समझ कर तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा जाता है कि वो कहता क्या है। अगर उसे उसके मुताबिक पढ़ा जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी 80% से 90% हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। सही है, इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है कयूम साहब से जानेंगे। कयूम साहब, अभी आपके बच्चों में भी आगे उनको सिंगिंग की तरफ ला रहे हैं या सिर्फ आप तक ही महदूद है ये? नहीं, अभी तो मुझ तक ही महदूद है। आप तक ही महदूद है? अच्छा, कहाँ शहरों में जा चुके हैं, वहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं? बस ऐसे ही दोस्तों की महफिलों में अभी जाता आता हूँ मैं बस।
और कभी बाहर अभी कहीं में सुनाने के लिए गया। अभी जैसे क्या सोचा हुआ है? कुछ इंसान के अपने कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। जी जी बिल्कुल, अपना एल्बम बनाने के चल रही है वो प्रोसेस जो है वो चल रही है। अच्छा। दोस्त अब सारे वो उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ऑडियो वीडियोस भी होंगी तो फिर आएंगे चैनल पे इंशाल्लाह आपके। कभी ख्वाहिश कि मैं हाँ इस सिंगर के साथ मुझे गाने का मौका मिल सके? जी जी बिल्कुल, ये अब सफ़र तवील होता है लेकिन चलते चलते आदमी पहुंच ही जाता है मंजिल पे। तो मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ मैं इंशाल्लाह खान सवेर में गाने के लिए जाऊँगा, ज़रूर उनके साथ भी गाऊँगा मैं। सही है, चलें जी। ये एक वो कहते हैं ना, यकीन होना चाहिए इंसान को अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस इतना आपका अच्छा होना चाहिए। नौजवान, हमारे नौजवानों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, नौजवानों को हमने मसरूफ़ नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं देख रहा हूँ वो ये है कि नौजवान जब घर आते हैं ना, हम उनके हाथ में सेल पकड़ा दिया हमने, ठीक है, हम सेल छीन नहीं सकते, कम से कम हमें वक्फा देना चाहिए। हम 2 घंटे उनको पाबंद करें, कोशिश करें कि हम उन्हें पाबंद करें कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे काफ़ी होते हैं, और बाकी वो पढ़ाई पे तवज्जो दें। और सबसे बड़ी जो नेमत एक थी नौजवानों का, कैथारसिस होता था, खेल, हमने उनसे खेल छीन लिया, स्पोर्ट्स के हवाले से। शाम को कम से कम हम उन्हें खेल की तरफ राग़िब करें कि वो असर के वक्त खेल के मैदान का रुख करें, कोई भी खेल है वो खेलें, कैथारसिस हो, उनको पसीना आए, केमिकल्स खारिज हो उनकी बॉडी से, खेल की तरफ हो जाए। अगर ये कर लें, हम कामयाब हो जाएं, मेरा ख्याल है नौजवानों के मसाइल हल हो जाए। तो मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और इसके साथ ही जिस तरह हम नौजवानों के जहनी मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, अभी हम देखते हैं तालीमी इदारों में जो है बहुत ज़्यादा बच्चों में स्पेशली हम देख रहे हैं ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है? अगर तालीमी इदारों में ये चीज़ें होने लगी तो पेरेंट्स तो वैसे ही इनसिक्योर हैं बच्चों के मामले को लेकर। देखिए, बच्चा जब जहनी तौर पे परेशान होता है ना, वो फरार हासिल करता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं बच्चों के साथ। बच्चा जब जवानी में कदम रखता है तो हमारे यहाँ ना वालिदैन बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, बच्चों के साथ शेयर कम करते हैं। जब बच्चों को दोस्त ना बनाया जाए, बच्चा दोस्त बनेगा वालिद का तो वो शेयर करेगा, जब दोस्त नहीं बनेगा तो ऐसी कंपनी में पड़ेगा, बाहर कहीं भी अपने दोस्तों के साथ वो निकला रहेगा। तो बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चा अगर आपका रात को बाहर निकलता है 8 बजे के बाद और वो लेट घर आता है, 12 बजे 1 बजे घर आता है, तो आप उसे ना जाने दें, उस पर नज़र रखें कि क्यों जाता है। अगर वो रूटीन बनाता है तो उसको ना जाने दें, एक तो ये करें। दूसरा ये है कि आप बच्चे को अपना दोस्त बनाएं, उससे उसके मसाइल पूछें, उम्मीद है कि वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा। बिलफर्ज अगर बच्चा आपका ड्रग्स की तरफ जाता है तो आप उसका इलाज करवाएं, मंशियात के बहुत सारे मराकज़ हैं इलाज के, और उसका मसला पूछें कि उसको क्या इशू है, उसमें क्यों वो फरार हासिल कर रहा है। स्टडीज़ में उसकी तवज्जो नहीं होगी, फिर घर के अमूर हैं, काम है, वो काम नहीं कर रहा होगा, वो ज़्यादा सोएगा, वो डिस्टर्ब होगा मेंटली, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा, तो सिगरेट पिएगा, वो वक्त निकालेगा, कहीं ना कहीं वो भाग के सिगरेट पिएगा, छत पे जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये अलामात ऐसी हैं कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है किसी ऐसे मसले में कि जहाँ वो जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो फरार हासिल कर रहा है ज़िंदगी से, तो उसका मसला दरियाफ्त करें, बुनियादी बात ये। अच्छा, जितने भी हमारे नौजवान हैं मौसीकी की तरफ आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि उस्तादों का एहतराम करें और उनसे सीखें। सीखे बगैर जो बंदा सोचे कि भाई मैं आज सुबह उठूँ तो मैं सिंगर हो जाऊं और मैं गा तो लेता हूं, एक गाना ठीक गाने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। अगर घंटे में आप 10 गाने सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है। अच्छा, सुरों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना, कौन सा सुर है, किस तरह का सुर है, कहाँ पर किस तरह का सुर जो है वो इस्तेमाल होगा। यही बात तो उस्तादों से सीखने जाया करते हैं ना लोग कि भाई हमें अदब अदाब सिखाते हैं उस्ताद, वो लय सुर सिखाते हैं, क्योंकि है तो सारा लय सुर का ही काम ना। हाँ, तो इसमें अदब का माहौल ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अदब के उसमें नहीं हैं तो सुर समझ नहीं आते। अच्छा, वैसे भी हर शोबे में आप जाएं
तो मेरे ख्याल में उस्ताद की हमेशा आपको ज़रूरत पड़ती है, बगैर उस्ताद के आप कभी कामयाब हो नहीं सकते। तो उस्तादों का एहतराम जो है वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिसर्च की बड़ी कमी है, हमारे नौजवानों को इस हवाले से भी है, प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें उस तरीके से फैसिलिटेट भी नहीं किया जाता, और रिसर्च की लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से भी अब बात करूँगी, यहाँ पे उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, पर उनका इस्तेमाल उस तरीके से है नहीं। प्राइवेट सेक्टर में कम है, फैसिलिटेशन कम है इस हवाले से। और यूनिवर्सिटीज़ के मियार की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी बेहतर माहौल है, लेकिन रिसर्च का जो मियार अगर पीएचडी के हवाले से आप बात करें, एमफिल या पीएचडी के हवाले से, तो हम बहुत पीछे हैं। कोई कदरे इनफरादी हवाले से स्टूडेंट्स हैं जो ज़ाती तौर पे मेहनत करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं, सही, वरना हमारा हाल बहुत ख़राब है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। कयूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आसिफ साहब आपका, और इसके साथ ही रवि हमारे साथ मौजूद रहे, तमाम का शुक्रिया। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं रोही एट 10 में, और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज सबसे पहले जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी सैयद रियाजुल हसन गिलानी साहब, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अब्दुल सत्तार कमर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज थोड़े कानून के हवाले से भी बात होगी, और साथ साथ हम लॉयर्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्या क्या मसाइल हैं, उनकी फलाह व बहबूद के हवाले से क्या काम हो रहा है। साथ ही आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, तो सहाफ़त के हवाले से आज हम बात करेंगे। इस टाइम सहाफ़त को लेकर नौजवानों के क्या ख्यालात हैं, क्या क्या इस टाइम मसाइल हैं जो दरपेश हैं, उसके हवाले से भी बात होगी, किस तरह नौजवानों को इस तरफ लाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बात कर लेते हैं कि ज़िला बकर के हवाले से बात कर लेते हैं कि उसको मुल्तान हाई कोर्ट बार के साथ जो है वो इल्हाक का मामला है, उस हवाले से बताइए क्या डिटेल्स हैं, ये क्या मामला है? इस तरह है कि 2017 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मुल्तान हाई कोर्ट में। प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार की और जुडिशरी के आपस में एक डिस्प्यूट अराइज हो गया। उस डिस्प्यूट के नतीजे में जुडिशरी ने एक तो कचहरी शिफ्ट की मुल्तान की बाहर इनकम्प्लीट जगह पे, और दूसरा मुल्तान बेंच को वकला को सजा देने के लिए लोधरा डिस्ट्रिक्ट और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट को बहावलपुर और लाहौर के साथ अटैच कर दिया गया। कहा यह गया कि जी चूंकि इनका फासला कम है उस जगह के साथ, तो इन्हें वहां अटैच कर दिया गया। अच्छा, वकला ने तहरीक चलाई तो कचहरी तो वापस हो गई, लोधरा और साहिवाल का मामला वहीं का वहीं रह गया। सही। फिर 2017 में हमने मुतालबा किया कि चलें, अगर आपने डिस्टेंस को इशू बनाया है तो जिला भक्कर, मियांवाली और झंग, इनका मुल्तान बेंच से डिस्टेंस बहुत कम है और लाहौर से बहुत ज्यादा है, आप इन्हें मुल्तान बेंच के साथ अटैच कर दें। तो हमारी उस वक्त से ये तहरीक जारी थी, कोशिश हम कर रहे थे। अब अभी रिसेंटली जिला भक्कर की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास की कि उन्हें मुल्तान बेंच के साथ इल्हाक किया जाए उनका। बदकिस्मती से हफ्ते वाले दिन पंजाब बार कौंसिल के कुछ मेंबरान ने वहां बैठ के उस रेजोल्यूशन को सस्पेंड कर दिया। तो फिर हमने अब रिक्वेजिशन मूव किया है हाई कोर्ट बार मुल्तान में कि जनरल बॉडी का इजलास बुलाया जाए। 250 मुल्तान के वकला ने ये रेजोल्यूशन वहाँ जमा कराई है कि इस बारे में मुत्तफिका एक लाहे अमल बनाया जाए, और पंजाब बार के जो मेंबरान हैं, ख़ास तौर पे हमारे जनूबी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर जिन्होंने ये हुक्म सादर किया है, उनसे गुजारिश की जाए कि आप हमारा हिस्सा हैं, आपकी इज्जत, आन, बान, शान इस मिट्टी से, इस वसेब से जुड़ी हुई है, तो आप तख्ते लाहौर की गुलामी छोड़ के हमारे साथ आएँ, इस वसेब की बात करें, इस इलाके के लोगों की बात करें, इस मिट्टी की बात करें। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस मामले में जो पंजाब बार कौंसिल है उसका क्या किरदार है? वो असा गुलाम तख्त लाहौर दे, तो वो तो लाहौर पंजाब बार कौंसिल वाले जाके वो तो उन्होंने हमेशा लाहौर की बात की है। आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते मियांवाली डिस्ट्रिक्ट को लाहौर से डिटैच करके पिंडी के साथ लगा दिया गया, क्योंकि सीपैक की वजह से अब उनका डिस्टेंस वहां ट्रेवल टाइम कम हो गया। सही। वहां पंजाब बार ने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि वो अपर पंजाब के लोग हैं, ये हमारे जनूबी पंजाब के लोग हैं, इनके ऊपर तख्ते लाहौर ने हुक्मरानी करनी है,
आप ये देखिए, भक्कर हमेशा से हमारा इलाकाई और सकाफती तौर पे हिस्सा रहा है। हमारी लैंग्वेज एक है, हमारे रस्म और रिवाज, रहन सहन एक है। और भक्कर का मुल्तान से ट्रैवल टाइम 2 घंटे है, सही, जबकि भक्कर का लाहौर से ट्रैवल टाइम 8 घंटे है। और 8 घंटे भी वो इस तरह है कि ना वहां से रेल जाती है कोई, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस रात के टाइम चलती है। वहां के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुयसर नहीं लाहौर जाने के लिए। इतना जुल्म हम उनके साथ करें, लेकिन तख्ते लाहौर के लोग जो हैं अपने इख्तियारात छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने शब खून मारने की कोशिश की है। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम जनूबी पंजाब के तमाम वकला इकट्ठे होकर एक आवाज़ बनाएं। फिर चीफ जस्टिस हमारे जनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं, चीफ जस्टिस पंजाब, ये उनका डोमेन है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि वो पंजाब, हमारे जनूबी पंजाब का ख्याल करेंगे, अपनी मिट्टी का, अपने वसेब का इतना हक तो अदा कर देंगे। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं ना कानून की, आइन की पासदारी, तो बदकिस्मती है हमारी, उस तरीके से हमारे अमल दरामद नहीं होता। लॉज तो बना दिए जाते हैं, लेकिन देखिए, कोई एक इदारा इस चीज़ का जिम्मेदार कभी हो नहीं सकता। ये मुआशरा है, मुआशरा तमाम इकाइयों से मिलकर बनता है। ये बात दुरुस्त है कि वकला और जजिस पे इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, लेकिन ये रोल सब मुआशरे ने मिलजुल के अदा करना है। सही है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, सर से जानते हैं, सर आपकी सहाफ़त के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। कब से आगाज़ किया, आपकी जर्नी कैसी रही? मैं 74 में मैंने शुरू किया था मसावात अखबार से। तो अब देख लें कितने साल हो गए हैं, 26 और 49 साल तकरीबन मुझे हो गए हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल सहाफ़त को जो दरपेश मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इसलिए कि जिन लोगों ने बेचारे मास कम्युनिकेशन में MA किया हुआ है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि सहाफ़त तो डूब रही है। प्रिंट मीडिया खास तौर पर सहाफ़त को उस तरीके से अब आज़ादी नहीं है। आज़ादी होना एक अलग बात है, लेकिन ये कि आपको मकसद के वसाइल भी तो होने चाहिए ना। कोई आप कहाँ लिखेंगे जब अखबारात के सफ़ात ही कम हो गए हैं। सही, कॉलम खत्म करते जा रहे हैं, एडिटोरियल खत्म हो गया अखबारात का। ये तो कभी हुआ ही नहीं था, पहली दफ़ा हुआ है। क्योंकि कागज़ इतना महंगा हो गया है कि जो 70 रुपये किलो आता था वो अब 420 रुपये किलो आ रहा है, 7 गुना तकरीबन बढ़ा है 6 गुना। तो ये जो मसाइल हैं ये नौजवानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। मकसद हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन ये कि जो नए आने वाले लोग हैं जो बेचारे मास कम्युनिकेशन में MA कर रहे हैं और बाकायदा डिपार्टमेंट है, हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मकसद कोई इतना सूरत हाल बेहतर नहीं है जब से ये व्लॉग वगैरह और दूसरी चीज़ें आ गई हैं और सोशल मीडिया जो है ना वो अब छा रहा है। हालांकि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस पर आप एतमाद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लोग एतमाद करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं लोगों को। तो उसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना है। अच्छा, क्योंकि जिद्दत आती जा रही है, तो जदीद दौर के साथ सहाफ़त को आप समझते हैं कि सहाफ़त जो है उस तरीके से उसको काम नहीं उसका हो रहा, वसाइल नहीं है, इंसान का दखल कम होता जा रहा है। जितना इंसान का दखल ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा रोजगार मिलेगा। सही। जितना मशीनरी जो आ रही है ना, मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आ गया अपना जदीद, अब आ गई अपना इंटेलिजेंस आ गई, जैसे वो AI जो है उसने बहुत लोगों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। उसके लिए वो यानी कि आप देखें जिस कंपनी में 3000 मुलाजिम काम करते थे वहाँ 100 लोगों से काम कर लेते हैं वो, तो इसका मतलब 2900 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। अच्छा, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते कि जाहिर सी बात है जहाँ फिजिकल एक्टिविटी है, जहाँ इंसानों का काम है, वहाँ ये रोबोट इतना काम उस तरीके से कर नहीं सकते। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप ये देखें ना कि इंसानों के लिए भी जगह होनी चाहिए, इनके लिए भी वसाइल, बल्कि ये होना चाहिए कि मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए वसाइल बराबर होने चाहिए, कि वो भी मकसद उनको नौकरी के भी वसाइल उनको दस्तयाब होने चाहिए, हर चीज़ बंदे के साथ होना चाहिए। लेकिन देखा जाए ना सर, इस टाइम तो तमाम ही चीज़ें हमारी डिस्टर्ब है ना, इदारे भी हमारे उस तरीके से डिस्टर्ब हैं। अच्छा, महंगाई है, फिर बेरोजगारी है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है। अच्छा, हमारे नौजवान जो हैं हम स्पेशली देखते हैं कि वो यहाँ से मूव भी कर रहे हैं। 15 लाख लोग जा चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जो लोग गए हैं, अब हुकूमत इस पर वो सोच रही है कि भी जो 15 लाख लोग हैं उनसे चलो पैसा तो आएगा ना वहाँ से, यानी वो कहते हैं अच्छा वो है, लेकिन ये अच्छा ये नहीं है। हमारे इंजीनियर भी चले गए हैं, डॉक्टर चले गए हैं। और अब देखिए ना बहुत सारा टैलेंट हमारे यहाँ से चला गया है। बहुत सारे, मैं एक हमेशा बात करती हूँ, हमारे जब भी हम बात करते हैं बाहर के ममालिक की, तो आपको वहाँ पर जो सर्जन मिलेंगे, जो वहाँ पर आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे लॉयर्स मिलेंगे, तो वो हमारे पाकिस्तानी होंगे। नॉर्थ अमेरिका में लेकिन यहाँ से वो वहाँ सर्व कर रहे हैं। तो उन लोगों को मेरे ख्याल में अगर यहाँ वसाइल मिलते और यहाँ पर उनको वैल्यू किया जाता, तो मेरे ख्याल में यहाँ उनका एक अलहदा एक नाम होता, मुल्क के लिए वो जो है सर्व करते।
लेकिन हमारे यहाँ तो ये चीजें जो हैं वो बड़ी अब बदकिस्मती है निश्तर के हमारी। तकरीबन 100 से ज्यादा डॉक्टर जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका में काम कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। वो बकायदा हर साल आते हैं यहाँ पर, फंक्शन होते हैं बकायदा उनके, तो वो बताते हैं कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आपके सर आपके टाइम पे जब आपने सहाफत का आगाज किया, आप क्या समझते हैं क्या मसाइल थे उस वक्त के, क्या मसाइल थे, सहाफत को कितनी आज़ादी जब थी? हमने शुरू किया ना उस वक्त वो लैंडलाइन फोन होता था और उस पर ताला लगा होता था, क्योंकि उस वक्त बहुत महंगी कॉलें होती थी। हाँ। कोई बंदा लोकल कॉल नहीं करने देता था आप सही। लोगों को। तो हमें बड़े मसाइल होते थे कि भी यार ये कैसे कॉल करें। किसी से मिन्नत भी करते थे ना, वो कहता नहीं शायद ये कोई डायरेक्ट डायलिंग ना कर ले फोन मिला देकर, क्योंकि मुल्तान से लाहौर की कॉल जो है ना वो 55 रुपए की थी और कराची की कॉल 110 रुपए की थी। सही। इस्लामाबाद से लाहौर की 170 रुपए की कॉल थी पर मिनट। अच्छा। तो इस वक्त तो अच्छा, फिर ये कि फैक्स मशीन नहीं आई थी इस वक्त जब हमने शुरू किया। हम सोचते थे यार कोई ऐसा जरिया आ जाए कि हम खबर भेजें और उसी वक्त वैसी की वैसी खबर चली जाए और हमारी खबर में गलती ना हो। हम टेलीग्राम देते थे, टेलीग्राम जो है वो 8 से 10 घंटे के अंदर पहुंचता था, सही। क्योंकि कई जगह से गुजर जाना पड़ता था उसका। तो इसलिए फिर उसके बाद जब टेलेक्स आया तो हमने कहा यार ये अब कुछ सहूलत ज़्यादा हो गई है। तो टेलेक्स में होता था कि हम नंबर मिलाते थे अखबार का और उसके बाद हम टाइप करना शुरू कर देते थे। मैं अंग्रेजी अखबार में काम करता था, तो इसलिए हमें सहूलत ये थी कि हम जो है वो अंग्रेजी में खबरें हमारी सही चली जाती थी और वो उसी वक्त उनके दफ्तर में मिल रही होती थी। फिर ये हुआ कि वो फैक्स भी आ गया। जब फैक्स आ गया तो फैक्स का प्रॉब्लम ये होने लगा कि यहाँ पे अपने हमारे जो लाइनें हैं ना उनमें ट्रबल होता था कि हमने यहाँ से पेज भेजा, वहाँ पे पेज गया ही नहीं, वहाँ से प्लेन कागज निकल आया। सही। ये भी हुआ क्योंकि हमारे सिस्टम को सही नहीं करते थे, यानी इंट्रोड्यूस तो करा देते थे हम, लेकिन उसको बेहतर नहीं करते थे। तो टेलीग्राम का बहुत अरसे तक दौर रहा है, बल्कि अदालतों का भी यही होता था कि टेलीग्राम दे दें, फलां बंदे को बुलाना है। शायद ये कुछ ज़्यादा पता है इस बात में कि भी टेलीग्राम की बहुत वैल्यू होती थी और उसकी बाकायदा लात था उसके लिए कि अगर आपने गलत टेलीग्राम दे दिया उस पर आपको पकड़े जाते थे। पकड़े जाते थे। सही। अब तो कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। अब आप समझते हैं चेक एंड बैलेंस उस तरीके से नहीं है। हाँ, टेलीग्राफ एक्ट होता था बाकायदा, वो अब भी चल रहा है, टेलीग्राफ एक्ट अब भी लगाते हैं। तो अब तो ये है कि आप किसी को मोबाइल पे धमकी दे देते हैं, लोग सिम कहीं और से निकलवा लेते हैं। अब आप देखें ना, अभी जो आपको रोजाना जो मिलते हैं कि आपका इनाम निकल आया है, आप ये फलां नंबर पे रिंग करें, जैसे आप लोग नंबर पे रिंग किया वो आपके पैसे चले गए, या जो अब जो फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये जो है ना, इसकी रोकथाम होनी चाहिए कि भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन ये कि उसको जो उसका मिसयूज है उसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही उसके लिए कानून साजी भी होनी चाहिए। सही। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह हम रिसेंटली देखें इलेक्शंस की फिर से तैयारियां जो हैं वो जारी सारी हैं, आप क्या समझते हैं कि अभी जो इस टाइम करंट लोग काम कर रहे हैं कि वो वकला की फलाह बहबूद के हवाले से कितना काम कर रहे हैं, हो रहा है काम या नहीं? ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जो भी ऑफिस बेरर होता है वो अपना एक मैनिफेस्टो लोगों को बताता है, उस पर लोग वोट करते हैं। फिर बनने के बाद उसका ये पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट वेरी करते हैं और हर शख्स का अपना सोच का अंदाज होता है और काम करने का अंदाज होता है। सही। तो ये हर इदारे की तरह हमारे इदारे में भी ऐसा। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं लॉयर्स के क्या क्या मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए? देखिए, लॉयर्स के सबसे जो बड़ा मसला है वो है फराहमी इंसाफ में सुस्ती। ये सुस्त निज़ाम इंसाफ ने इस पूरे मुआशरे को तबाह कर दिया है। हमारे मुआशरे का यहाँ भी यकीन करें इंसाफ के हवाले से ना खत्म हुआ है जी। इसी वजह से हमारी मुआशी और मुआशरती तमाम चीजें तबाह हो गई हैं कि फराहमी इंसाफ जल्द और आसान नहीं है। तो इसको बेहतर जब कर दिया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा मुआशरा भी ठीक हो जाएगा और वकला के मसाइल भी। वकला के लिए जाहिर है शुरू में बेतहाशा मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है, तजर्बा नहीं होता, अदालतों में जजेस का जो रवैया है वो कुछ मुनासिब नहीं होता, वो नौजवान वकला को ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुनते और उनके साथ कोई उनका रवैया गैर मुनासिब हो जाता है, उन्हें बच्चा समझ के डांट देते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं। फिर लोग भी यही समझते हैं चूँकि जुडिशरी का रवैया नौजवान वकला से सही नहीं होता तो फिर लोग भी उनके पास सालीन भी कम जाते हैं, उन्हें पता होता है कि इसकी सुनवाई अदालत में नहीं होनी। सबसे बड़ा मसला हमारा अदालती रवैया है नौजवान वकला के साथ, इसको बेहतर होना चाहिए। फिर देखिए, वकील ने अगर कुछ गलती कर दी है, वकील जज नहीं है, फैसला जज ने करना है। हमारे जुडिशरी में बदकिस्मती से एक रवैया परवान चढ़ गया है कि वो वकील की गलती की सजा जो है वो साहिल को दे देते हैं। केस तो साहिल का है, मैंने तो पेश हुआ हूं, मैंने फीस अपनी ले ली है, वो फैसला जो भी होगा मेरा काम खत्म हो गया, उसकी नस्ल भुगतेंगी। वो जो साहिल है जिसका आपने केस एक वकील की गलती
दानिस्ता या नादिनस्तगी की बुनियाद पे उसकी हुई गलती को हाँ। सजा आप साहिल को दे सजा देते बिल्कुल हैं। ऐसे। ये बड़ा एक गलत रवैया परवान चढ़ गया हमारी जुडिशरी में, इसको दुरुस्त होना चाहिए। सही, वकील की गलती की सजा उस साहिल को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। फिर सबसे बड़ा जो इशू मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द है मुझे, हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम में सबसे कम अहमियत साहिल की है। कचहरी में जब साहिल एंटर होने लगता है, सबसे पहले उसे वो सिक्योरिटी गार्ड झाड़ता है, उसे मिसबिहेव करता है, साहिल होते हैं उसे मिसबिहेव करता है। हाँ। फिर उसके बाद जब वो अदालत में जाता है, उसे मिसबिहेव करता है। वो बेचारा कभी अदालत में पेश होकर को अपनी बात समझाने की कोशिश करे, जो उसकी दानिश में उसका वकील नहीं कह पा रहा, तो जज साहब उसे झाड़ देते हैं। यार ये सारा निजाम तो उसके लिए है। हाँ। ये वकील है, ये जजेस हैं। आप ये देखिए कि जजेस के शानदार अदालती कमरे बन गए हैं, हम वकला के भी शानदार से ऑफिस और चैम्बर्स बन गए, हमारे बारूम्स बन गए हैं। उस साहिल के तो ना बैठने की जगह, ना पीने का पानी है, ना पंखे की हवा है, जिसके लिए ये सारा निजाम खड़ा है। ये रवैया दुरुस्त अमूमी तौर पे हमारा होने वाला, हमने इस बारे में कभी बात नहीं की, किसी ने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। अच्छा, हमेशा जब भी बहुत सारे वकला मेरे शो में भी आते हैं, उनसे बात भी होती है कि जी साइलिन के लिए क्या काम कर रहे हैं। मैं हमेशा क्वेश्चन करती हूँ, बिल्कुल ठीक करती हूँ। मैंने बहुत दफा देखा कि जब बहुत सारी खवातीन आई हुई होती हैं, 7 बच्चे आए हुए होते हैं, क्योंकि फैमिली कोर्ट के भी दीगर हमारे मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, वो सुबह के आए हुए होते हैं बेचारे और शाम हो जाती है उनको वहीं पर। बहुत सारे लोग सड़कों पे बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे धूप में बैठे हुए होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि हमें ठंडा पानी भी पीने को मुयसर नहीं होता। और जाहिर सी बात है, अगर वहाँ से कोई चीज़ परचेज करेंगे, लेंगे खाने, तो वहाँ पर जो दीगर कैंटीन्स वगैरह भी बनी हुई हैं, तो वहाँ चीज़ें एक्सपेंसिव ही हैं, मतलब उनका एक उसमें। तो साइलिन के लिए वो तो कहते हैं कि हमने बड़ा चीज़ें अब बेहतर कर ली हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीजें उस तरीके से बेहतर हो सके हैं। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। फिर प्रोटेक्शन भी नहीं है जी, प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ। मतलब जो अपने मुखालिफ फ्रीक के खिलाफ उनको प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पर। आप देखें, आप दिन दिहाड़े जो है वो गोलियां चल जाती हैं, साथ में जो है लोग भी मौजूद होते हैं। तो इस हवाले अच्छा, से एक मेरे इस हवाले से तजवीज़ ये है कि हर अदालत के बाहर जो है ना एक शिकायत बॉक्स जरूर रखा जाए। हाँ। कि किसी बंदे को अगर शिकायत हो उसमें डाल दे और उस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए लाजमी। पहले हुआ करता था कि हर दफ्तर के बाहर भी शिकायत बॉक्स होते थे। अच्छा, ये हर इदारे में पहले था आगे, लेकिन अब नहीं है वो। इसलिए कि आपको शिकायत पे सुनता ही नहीं, किसी की शिकायत सुनता ही नहीं। हाँ, सही बात। अच्छा, ये बड़े कम ही लॉयर वैसे सच बोलते हैं। चले, इनकी अच्छी क्वालिटी है कि सच बोल रहे हैं। बदकिस्मती हमारे निज़ाम की है कि हम साहिल के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं, जिसके लिए पूरा निज़ाम है। पीने को पानी नहीं है, अच्छे वॉशरूम्स नहीं है, खवातीन आती हैं बच्चों के साथ। तो जब हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया था, आपके लिए ये एक हैरानकुन बात होगी कि मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में खवातीन साहिल खवातीन के बच्चों के लिए एक डे केयर सेंटर हमने कायम किया था। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद था और अभी तक एक ही है कि जो खवातीन आई हैं, मेरे तो वसेब की औरतें हैं ना, वो पर्दा भी करती हैं, ऐसे ही है। उन्होंने तो छुप के वो बच्चे जो छोटे बेबी लाई उनको फीड कराना होता है। तो फिर यहाँ मुल्तान बेंच में बहरहाल हमने उस वक्त के चीफ साहब की मेहरबानी से यहाँ पे एक हमने डे केयर सेंटर कायम किया, जहाँ पे जो साहिल खवातीन आती हैं उनके साथ जो बच्चे होते हैं उनके टेक केयर के लिए डे केयर सेंटर है। ये हर जगह होना चाहिए। देखें, ना पीने को पानी है साइलिन के लिए, ना जाने के लिए वॉशरूम है, और ना खाने के लिए कोई चीज़ है। खवातीन के लिए पर्दे की कोई जगह नहीं है, उन्होंने सारा दिन स्पेंड करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने जोर की नमाज भी अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे चैम्बर ऐसे भी हैं जो बहुत छोटी सी इसमें स्पेस है, उसमें तो आपसे मेरे ख्याल में शायद एक लॉयर ही बैठ सकता है, तो उसमें तो हाँ। अच्छा, खवातीन ने नमाज भी पढ़नी है, हाँ, कोई स्पेस नहीं है उनके लिए। मर्दों के लिए तो चलने मसाजिद हैं, खवातीन के लिए नहीं है। और जो पूरे पाकिस्तान में जिला कचहरी है, जो भी तहसील कचहरियों की जो हालत है, वो बताने के काबिल नहीं। ना सफाई वहाँ पे प्रॉपर है, सही, ना नीचे फर्श प्रॉपर है, ऊंचा नीचे फर्श है, ठोकने लगती हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो एक है अपनी जगह पे, वो तो पूरे मुआशरे में ऐसा है। हाँ। और अब तो बदकिस्मती से हमारा मुल्तान भी कराची बन गया जी। मुल्तान में मुझे तो नहीं लगता कोई शख्स बचा होगा जिससे मोबाइल स्नैचिंग नहीं हुई, जिसकी यहाँ डकैती नहीं हुई, कोई घर नहीं बचा। अच्छा, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये स्ट्रीट क्राइम तो इतना बढ़ गया पिछले 1-1.5 साल में, तो आईजी पंजाब को तो मेडल मिलना चाहिए कि उनकी वजह से माशाल्लाह मुल्तान कराची बन गया। सही बात है, आए दिन तो यहाँ पर कल सुबह 6 बजे कचहरी चौक पे हुई डकैती। अगर चौक कचहरी महफूज नहीं, सोचें कौन सा मुल्तान में जगह महफूज होगी, 7 पुलिस लाइन है। हाँ, मतलब अच्छा, लोगों में से डर और खौफ खत्म होता जा रहा है ना। अच्छा, हाँ, ये बड़ी एक आपको अजीब फिगर बताऊं
पिछले 20 साल से किसी डाकू को पंजाब की अदलिया ने सजा नहीं दी। अच्छा, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है फिर तो। 20 साल में किसी डाकू को सजा नहीं हुई पिछले 20 साल में। जब सजा नहीं होगी तो जराइम तो फैलेंगे। लोगों को एतमाद है, उन डाकुओं को एतमाद है कि हम इस जुडिशियल सिस्टम से, हम इस निज़ाम इंसाफ से बड़े आराम से निकल जाएंगे। अच्छा, आए दिन सर हम भी तो देख रहे होते हैं कि आए दिन पुलिस जो है वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो शो कर रही होती है कि आज हमने फलां जगह पर छापा मारा, आज हमने कत्ल के जो मुलजमान हैं उनको पकड़ लिया, आज जो मफरूर थे जो अच्छा चोरी और डकैती के हवाले से जी काम हो रहा है। तो सर फिर ये क्या? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। पकड़ते हैं, सबसे पहला कमजोर प्रोसिक्यूशन, पुलिस वाले केस जानबूझ के ऐसा बनाते हैं कि अदालत में जाके वो बरी हो जाएगा। उसके बाद कमजोर अदालती निज़ाम, फिर मुआशरती ये जो हमारा अदालती निज़ाम है इसमें कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। मौके का गवाह, नेचुरल गवाह नहीं आते, सिर्फ वही आएगा जिस गवाह कैसे आई इस अदालत में, सारा दिन वो यहाँ जलीलो ख्वार हो और तारीख लेके चला जाएगा। सर इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो फिर आप क्या समझते हैं इंसाफ फिर कैसे आएगा? इंसाफ को हम कैसे कायम करेंगे अगर यही तमाम चीजें चलती रह गई? तो फिर तो आम इंसान के लिए इंसाफ जो है वो तो नामुमकिन सा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तमाम बड़े इदारों को आपस में मिल बैठ के एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और बैठ के सोचना पड़ेगा कि अभी इन हालात से कैसे निकला जाए। मुश्किल हालात हैं। हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी तजवीज़ इस बारे में दी, खत दिया, भेजा हमने उनको कि जब भी किसी मुल्क को कौम पे मुश्किल आती है तो आला ओहदे और मुनासिब पे बैठे लोग जो हैं वो कुर्बानियां दिया करते हैं। बिल्कुल, इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज बात कर रहे थे कि इंसाफ को किस तरह कायम किया जा सकता है। जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि जब कोई भी मुल्क को मुश्किल में होती है तो आला ओहदों और आला मुनासिब पे बैठे लोगों को कुर्बानी देना पड़ती है। अभी हमारी अदालतों पे मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा है। उसकी एक तो नेचुरल वजह है, जजेस की तादाद गालबन 1990 में फिक्स हुई थी। आज भी वही तादाद है और 1990 से लेके आज तक आबादी देख लें इस मुल्क की कहां से कहां चली गई है और फिर कमजोर मुआशरती निज़ाम की वजह से मुकदमात कितने बढ़ गए। अच्छा, झूठे मुकदमात भी तो बहुत ज्यादा है ना। कमजोर मुआशरती निज़ाम का शाखसाना ना जी, जब लोगों को सजा और जजा नहीं मिलेगी तो झूठे मुकदमात आ जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर काम करने के लिए एक तो जजेस की तादाद का बढ़ाना बड़ा जरूरी है। तो हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक तजवीज़ दी है कि तादाद तो बढ़ाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा, फौरी तौर पे आपके जजेस को दरख्वास्त करें, थोड़ी कुर्बानी दें या अदालती औकात कार में इजाफा कर दें। हमने यहाँ मुल्तान में यह तजुर्बा किया था 2021 में, 2021 में सीनियर जज साहब से हमने यहाँ दरख्वास्त की, चौधरी मसूद जहांगीर साहब थे, तो 13 उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की। 13 जजेस बैठे अदालती औकात कार शाम 6 बजे तक किए और सिर्फ 3 माह में हमने 25,000 मुकदमात का फैसला किया। सही। तो हम कुर्बानी देंगे ना जी, हम वकला ने देनी है, इन जजों ने देनी है और इन जजों के साथ एसोसिएट जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने देनी है। सही। वकला की तरफ से हमने उन्हें यकीन दिलाया कि हम वकला इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम तो कभी रात 12 बजे तक अदालत लगाए, किसी वकील के माथे पे शिकन नहीं आएगी। हम बड़ा खुश होते हैं। ये हमारे बाब में उमूमी तासुर थोड़ा गलत है, इसको मैं तस्दीक कर दूं। हम वकला बहुत खुश होते हैं जब लोगों के मुकदमात के फैसले होते हैं। हमारी तो विश होती है कि इस केस का जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। तो हम इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। थोड़ा जुडिशरी मेहरबानी कर दे, थोड़ा प्रोसिक्यूशन मेहरबानी कर दे, थोड़ी पुलिस मेहरबानी कर दे। इस मुल्क को कौम पे मुश्किल वक्त है, हमें इस मुश्किल वक्त से निकलना है। एक बंदा रुझान से आया है, रुझान डेरा गाजियां से 110 मील दूर है, यानी कि 170 मील का सफर करके आया और फिर लेफ्ट ओवर है तक केस उसका। सुबह से शाम तक वो इंतजार करता है और फिर लेफ्ट ओवर हो गया कि अब वो पेशी लगेगी, ऐसे ही है। तो वो तो इतना पैसा खर्च करके आया है वो बेचारा, वो तो उसका क्या होगा, उसकी तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी क्या हालत होती है। ऐसे ही है ना कि तमाम लोगों के लिए बड़ी परेशानियां हैं। इस वक्त ना लेफ्ट ओवर होने वाले केसेस की तादाद शायद बताएंगे कि कितनी तादाद ज्यादा है। आपने तो बड़े शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपको रियल पिक्चर बताता हूँ। मैं इस वसेब का नुमाइंदा हूँ जी। मेरे वसेब के लोग गरीब हैं, इनके पास ज्यादा वसाइल नहीं है। कोई बेचारा अपनी मुर्गी बेचता है, कोई बकरी बेचता है, वो तब आता है तारीख समात पे। अभी तो पैसे नहीं आ जाता, उसके घर पैसे नहीं पड़े, उसके पास ट्रांसपोर्ट के अखराजात नहीं है, वो अपनी कोई ना कोई चीज बेचता है और इधर तारीख समात पे आता है और आगे यहाँ से तारीख लेके चला जाता है। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए मैंने अर्ज किया हमें सबको मिलकर काम सोचना है। किसी कोई एक फ्रीक्स बैठ के सोचेगा तब नहीं होगा काम, सबको मिलकर बैठ के सोचना है। पुलिस को भी सोचना है,
जुडिशरी को भी सोचना है और हुक लॉ को भी अच्छा, फिर हम आते हैं ना, जैसे दही इलाकों से जो लोग आए हुए होते हैं, जो बड़े दूर दराज से आए हुए होते हैं, अच्छा उनका ज़्यादा जो हम देखते हैं उनके एक तो ये वाले ज़मीनी मसाइल ही बहुत होते हैं ना उनके, उसमें केसेस बहुत। अच्छा, वो इतने अरसे से उनके केसेस चल रहे होते हैं कि आपके जो है हम देखते हैं कि दादा ने केस किया था तो आगे पोता, पोते से आगे आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो केस का जो एक कहते हैं ना रिजल्ट कोई प्रॉपर वो आपको नहीं, कई साल गुजर जाते हैं और कुछ लोग तो शायद इतने डिसहार्ट हो जाते हैं कि वो अपना केस ही खत्म कर जाते हैं। वो कहते हैं कि बस ठीक है, वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे वो क्या यार, कितने हम चक्कर काटेंगे। मेरा एक रिसेंटली केस का फैसला हुआ 1944 में, खातून को महरूम किया था के वरासत से 1944 में। अब हाई कोर्ट से उसका फैसला हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट उस केस नहीं चलना है। तीसरी नस्ल को हम फैसला देते हैं, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। इन सारे मसाइल को बैठ के सब ने हल करना है, पॉलिटिशियंस भी बैठेंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठेगी, सब बैठेंगे मिल के इस मुल्क का सोचेंगे, तब हल निकलेगा। अच्छा, फिर हम हमेशा मसाइलों की बात करते हैं। अब मसाइल तो हमारे बहुत है ना, वो तो शायद वो कहते हैं ना जब तक इंसान में आखिरी सांस है ना वो शायद इन चीज़ों से लड़ता ही रहेगा, लेकिन हम कभी हल की तरफ आए नहीं, सोल्यूशंस नहीं ढूंढते ना। सोल्यूशंस भी वो जो हमारे मयार के मुताबिक होंगे, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं तो माजरत के साथ बहुत सारी चीज़ें वो अपने मयार के मुताबिक देखेंगे और उसके मुताबिक लेके चलेंगे, लेकिन एक गरीब जो बंदा है वो कभी भी उसको रिलीफ नहीं मिलता। देखिए, सोल्यूशन के लिए मैंने अर्ज किया ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन। अब हमारा अमूमी मिजाज ये बन गया, हम कहते हैं सारे ठीक हो जाए, मुझे थोड़ी सी बेईमानी की इजाजत मिल जाए, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, नहीं ना ठीक करना, मुझे थोड़ा सा नहीं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन। आपने अपने हिस्से का काम करना है। अगर हम अपने हिस्से का काम कर लें तो मसाइल हल होने की तरफ चल पड़ेंगे। मुझसे आज किसी ने सवाल किया, यार ये आपने जो रेजोल्यूशन दिया इसको कोई अंजाम भी होएगा? मैंने कहा इसके अंजाम का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने अपने हिस्से का दिया जलाना है, मैंने अपने हिस्से का दिया जलाना है। सही है। जो फैसले हैं, जो करने की ताकत है वो मेरे रब के पास है। मैं उसके हाथ सुरखरू हूँगा कि या अल्लाह तूने मुझे एक ताकत दी थी कलम की, मुझे ताकत दी थी गुफ्तार की, मुझे ताकत दी थी सोच की। हाँ। मैंने उस ताकत को इस्तेमाल किया लोगों की फलाह के लिए। मैंने अपने रब को ये जवाब देना है, मैंने अपने रब से नताइज का जवाब नहीं देना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सर से भी जानेंगे, सर इस टाइम जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे सहाफ़त को लेकर? तमाम बंदे ये कहते हैं कि जी सहाफ़त का नाम ही आज़ादी है, मतलब आप एक आम बंदे की आवाज़ बनकर उभरते हैं और आप उनके तमाम मसाइल को देखते हैं और उस पर बोलते हैं। आप क्या समझते हैं जदीद दौर में आज सहाफ़त को उतनी आज़ादी है जितनी होनी चाहिए थी? नहीं, आज़ादी तो हर किस्म की है, लेकिन ये कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है ना ख़त्म होती जा रही है। सही, लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि असल बात है क्या। मतलब फेक न्यूज़ बहुत है, फेक न्यूज़ बहुत चल रही हैं, बहुत मकसद है कि दूसरी है कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत खबरें देने से गुमराह होते हैं लोग, हम उनकी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। अगर हम सही खबर देंगे तो आप उनकी भलाई करेंगे। अब असल बात ये जो आप नजर आ रहा है ना आपको, वो नहीं होता, उसके बैकग्राउंड में देखो क्या है, वो बिटवीन द लाइन्स जो है ना वो नहीं हम देखते। बिटवीन द लाइन्स में देखने की जरूरत है इस वक्त। आप क्या समझते हैं कि अच्छा सहाफ़ी जो है वो कैसे बन सकता है? मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेट करेगा तो अच्छा सहाफ़ी बनेगा ना। जब मतलब उसके लिए क्या क्या चीजें आपको अपने काम के साथ ऑनेस्टी बड़ी देखो ना, एक तो ये कि वक्त चाहिए, लेकिन ये कि उसका रिटर्न नहीं है यहाँ पर। अब देखो ना, बाहर चले जाएं आप, वो लोग जो ना 20-20 साल जो ना जंगलों में चलते हैं, अब वो जो आपने मूवीज देखते हैं वो जंगल भी उन्होंने बनाई अगर है तो उनको पैसे मिलते रहते हैं तो वो करते रहते हैं ना वो। यहाँ तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तो ये है कि अगर आप दफ्तर में टाइम पर नहीं पहुंचे तो आपकी गैर हाजिरी लग जाएगी, जबकि आपको अगर कोई खबर हासिल करनी है हो सकता है आप वहाँ पे 4 घंटे लग जाएं, आपको 6 घंटे भी लग सकते हैं। और फिर ये कि वहाँ पे आपको कई फोर्सेस से मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि जो चाहता है कि नहीं खबर छपनी चाहिए, फिर आपके इदारे में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि खबर ना छपे। अच्छा, ये तो मसाइल है ना। अच्छा, मैं वही सर उसी बात कर रही हूँ, मुकम्मल सहाफत को जो आज़ादी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, उस तरीके से काम नहीं हो रहा। अच्छा, अभी आप सहाफत को लेकर दौरे जदीद में बच्चों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में तो इस बच्चों को इस प्रोफेशन की तरफ नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं? हाँ, मैं खुद कहता हूँ इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। अब तो ये है कि अगर आप अपने एक्सप्रेशन करने जाते हो तो अपने व्लॉग बना देते हैं, आप अपने जो भी एक्सप्रेस तो कर सकते हैं ना। अच्छा, आप समझते हैं जिस तरह आजकल के बहुत सारे बच्चे नौजवान निकले हैं वो अपने आप को एक सहाफी बुलाते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो सहाफी है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जिसने माइक पकड़ लिया, जिसको थोड़ा बोलना आ गया ना, वो जिनको ना कीड़े मकोड़ों को धोखा देने के लिए ना वो चीनी के डब्बे पे नमक लिखना
टाइम जाहिर सी बात है एक अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए बहुत एफर्ट्स आपकी होती हैं और फिर मेहनत होती है, फिर आपका उसके साथ साथ आपके अंदर अपने पेशे के साथ जो है ना सिंसियरिटी, वो बड़ी ज़रूरी है। आप ये देखें उस वक्त जितना वो होता था कि जब हम शुरू किया था हमने कि हमें दिन और रात का पता नहीं था कि दिन क्या है और रात क्या है। अगर कोई इवेंट जो है ना रात को 1 बजे भी खबर मिली है तो हम 1 बजे दे दिए। मैं AFP के लिए भी करता था काम, तो AFP वाले जो थे ना वो रात को भी जागते थे क्योंकि उनके तमाम दुनिया के अंदर तो उनका सर्विस थी उनकी, तो हमें वो खबर देनी पड़ती थी कि वो रात को 1:30 बजे पूछा करते थे यार बताएं क्या हुआ। अच्छा, जब आपने सहाफत स्टार्ट की तो घर वालों की तरफ से कैसा था? आप खुद बाय चॉइस बने थे कि भाई हाँ जी मुझे इंटरेस्ट था? घर वाले इसके मुखालिफ थे बहुत सख्त। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि ये, क्योंकि वो भी तो जागते थे ना। हाँ, अगर हमने जागना तो उनको भी जगाते थे ना। फिर वो सही कि अब रात को फोन आए तो तमाम लोग डिस्टर्ब होंगे ना। अब ये तो उसकी बेल तो नहीं बंद कर सकते आप। अच्छा, एक सहाफी से उसकी फैमिली हमेशा नाराज रहती है कि टाइम ही नहीं होता, तो आपको भी इसी तरह फेस करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे होता। आगे बच्चों में आपके कोई इस तरह आपने देखे ना, अब बहावलपुर में बम धमाका हो गया, हम वहां भी चले गए। अब वो वहां जब जाएंगे तो लामाला 2 घंटे 3 घंटे जाने के लगेंगे, 2-3 घंटे आने के लगेंगे, और फिर वो वहाँ पे रिपोर्टिंग भी करनी है। ये देखें ना आप कितना सहाफत इतना आसान काम नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए होते हैं तो बड़ा अक्सर मेरे अब्बा जी कहते हैं बस आप तुसी तो गल्ला करनी होती है करके आ जाते। अब्बा जी बहुत काम करना पड़ता है, आसान नहीं होता। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन भी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, आपके बच्चों में भी इंटरेस्ट है सहाफत को लेकर या बच्चों को इस तरफ आप नहीं लेकर? नहीं, वो खुद भी नहीं आना चाहते थे इस पर। अच्छा। जो वो हमारी हालत देखते थे ना तो वो कहते नहीं। मुझे लगता है सर बहुत मायूस है आपके साथ। कभी सर आपको रिग्रेट हुआ या नहीं, यार मुझे ये प्रोफेशन नहीं चूज करना चाहिए था? नहीं, देखो नहीं, 2-3 दफा मुझे आपने इतना एक बार मुझे मौका मिला आर्मी में जो है ना वो पब्लिकेशन ऑफिसर के लिए। मैंने वो अपना पास कर लिया इम्तहान, लेकिन मैं मेडिकल में फेल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वो आर्मी वाले जो वो टेस्ट जो लेते हैं ना मेडिकल के, वो अपनी फौज के हिसाब से लेते हैं, जबकि हमने तो पढ़ने लिखने का करना था काम। अच्छा, इसी तरीके से फिर मैं जनाब रेलवे में मैंने अप्लाई किया अकाउंट ऑफिसर के लिए। वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। अब वो घर वालों ने जाने दिया वार्डन ट्रेनिंग स्कूल ट्रेनिंग के लिए। सही। लेकिन ये कि ये मैं इसमें मुझे पता है कि हमने अच्छा वक्त गुजार लिया और बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। जो इब्तदाई दौर था ना उसमें हमने यानी मैंने तमाम जितने रहनुमा थे पाकिस्तान के, वली खान से लेकर और जितने भी लोग थे सबसे मुलाकात हुई हमारी। यहाँ पे कसर गर्देरी साहब हुआ करते थे, उनके घर पर तमाम लोग आया करते थे। सही। और वो बड़े मकसद है कि वो गौस विजन जो वगैरह सब लोगों से हम मिले हुए थे। गुलाम गौस हज़ारवी, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, वो तो मुफ्ती महमूद साहब तो रहते मुल्तान में थे। तो बड़े बड़े जर्नलिस्टों में अगर देखा जाए ना, मैं वो थे रियाज परवेज साहब थे, वली मोहम्मद वाजिद साहब थे। वो लोग अपने जेब में कागज नहीं रखते थे। सही। ना उनके पेन होता था उनके पास। यकीन करें कि वो पूरे दिन की कहानी जो है ना वो अपने डेस्क पर आके बैठते थे और पूरी खबर दे देते थे कि आज क्या क्या हुआ। सही। और बाकायदा उनके साथ में उन्होंने कहा क्या कभी नोट नहीं करते थे। अच्छा, आप समझते हैं आज के जो नौजवान हैं जो सहाफत को लेकर चल रहे हैं वो उस तरीके से जो है रिसर्च से भी और बुक्स से भी दूर हैं? हाँ। अच्छा, दूसरी ये कि जिसने ये कंप्यूटर से लोग कहते हैं ना कि हम फायदा नहीं उठा रहे, उससे नुकसान हो रहा है हमारा। अब जैसे वकला, नए वकला जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक वो डाल देते हैं कि भाई किसी उसके लिए ना बेल के लिए क्या चीज़ जरूरी है, वो उसने निकाला, उसने कंप्यूटर ने उसके मुताबिक निकाल के दे दिया उसको भी ये निकाल दे। जबकि अगर वो किताब पढ़ेंगे तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने। आप डिक्शनरी निकाल लें, डिक्शनरी जब आप खोलते हैं तो उसमें आपको कई लफ्ज़ आपके सामने पड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कंप्यूटर आपको वही देगा जो आपने मांगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है ना बड़ा महदूद हो गई है, उनका इल्म जो है ना महदूद हो गया। अब कई वकला ऐसे हैं जो अभी तक वहाँ पे बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं बेचारे। ऐसे ही। अच्छा सर, वैसे आप क्या कहेंगे, नौजवान हमारे यही होता है कि हम देखते हैं जब भी तो कहते हैं क्या इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है, फौरन से आप एक उस पर जाएं, गूगल पे जाएं, आप सर्च करें, टॉपिक डालें और उसके बाद तमाम डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। बात तो नहीं है। देखिए ताल्लुक तो नॉलेज से है ना, दौर जदीद के साथ अगर चलते हैं गूगल इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। बात ये क्या बच्चा रिसर्च करके मतलब अपने मकसद पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अगर तो वो गलत करते हैं फिर आप इसे गलत कहें, शॉर्टकट लगाना कोई हर्ज तो नहीं है इसमें।
मतलब तो आप जरूरी है वैसे- कि आप 10 किताबें पढ़ें, वो नॉलेज लें जो आप हाँ। गूगल से 5 मिनट में ले सकते हैं। ठीक है। और अगर एआई आ जाइए तो एआई बुरी चीज तो नहीं, वो कदर इंसान को रिप्लेस नहीं कर रही, आपको उसका इस्तेमाल आना चाहिए, गलत बात नहीं है ये। जाहिर सी बात है, जिस तरह हम अब जिस वक्त में हम चल रहे हैं, अभी जिद्दत आती जा रही है, लोग हमसे वैसे पाकिस्तान हमारा बहुत, हम अभी बहुत पीछे हैं, लोग हमसे बहुत आगे एडवांस जा चुके हैं। अभी ऐसा तो हमें तो थोड़ा हम ऐसा नहीं ऐसे है, ऐसा हाँ, नहीं है। आप हमारी समझते हैं कि नौजवान हम नस्ल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ठीक है, बहुत आगे चलेगी। और आईटी में तो बेहतर होता जा रहा है। सही है। मैं तो अपने नौजवानों से बहुत पुरुमीद हूँ। हम आज से 10 साल पहले रिसर्च में किसी टॉपिक पे रिसर्च करके किसी एक मुकदमे की तैयारी में अगर 2 घंटे लगाते थे, मेरे साथ एसोसिएट बच्चे आज मुझे वो 5 मिनट में तैयार करके दे देते देते हैं। अच्छा, ये तो मैं क्योंकि तो बड़ा पुरुमीद हूँ उनसे। आसानियां तो हुई हैं वक्त के साथ साथ, आप हाँ। ये नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है आपके वक्त के साथ जरूरियात हैं, ये चीजें आपको जरूरत है, ये आपके साथ अब चलेंगी। आप ये ना देखिए कि नौजवान खेल कूद रहे हैं, आप ये देखिए वो काम करते हैं या नहीं। जो काम एक अच्छा वकील अपने ऑफिस में बैठ के 5 घंटे में किया करता था, आज हमारे एसोसिएट ना हमें 5-7 मिनट में ला के फाइल सामने रख देते हैं, फिर खेलते कूदते हैं, ठीक करते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। सही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं झूठे मुकदमात जो बनाए जाते हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई कानून साजी नहीं है, कोई इस पे काम नहीं हो रहा? नहीं, कानून तो है, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ये है। बदकिस्मती है हमारी। और इसमें जरूर होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारा इतना लंबा सिस्टम है, निज़ाम इंसाफ इतना स्लो है कि जब वो अख्ताम तक पहुंचता है झूठा मुकदमा जिसके खिलाफ किया हो, तो वो शुक्र पड़ता है, वो कहता है इतना काफी है, मेरी इस मुकदमे से जान छूट गई। वो कंपनसेशन की तरफ या पनिशमेंट की तरफ जाता ही नहीं है। वो कहता है अल्लाह का शुक्र है, मेरी इस मुकदमे से जान छूट गई। इसको होना चाहिए, कवानीन की जरूरत नहीं इस मुल्क में, अब किसी नए कानून की जरूरत आपका नहीं। पर्चा कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे आपकी चीजें, तमाम चीजें। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक बंदे के लिए बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम इंसाफ है, इसे सिंप्लीफाई होना चाहिए। सही। अच्छा, आप इसके साथ साथ एक अभी नौजवान जो हमारे वकला हैं, अब उनको देखते हुए आप क्या समझते हैं? कई जो है वो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं इस प्रोफेशन से, जो है वो कहते हैं अच्छा सीनियर शायद हमसे उस तरीके से जो है वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते या हमें नहीं सिखाते, जिसकी वजह से अपना प्रोफेशन छोड़ के फिर वो कोई और उस पर चले जाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रोफेशन दुनिया में जो भी प्रोफेशनल लोग होंगे ना, उनका शुरू का जो टाइम पीरियड है वो डिफिकल्ट होता है। पहले 4-5 साल, चाहे अगर वो डॉक्टर हैं तो उनकी 4-5 साल प्रैक्टिस नहीं चलेगी। आर्किटेक्ट है, पहले 4-5 साल लोग उसके पास नहीं आएंगे। म्यूजिशियन है, उसे भी 4-5 साल लगते हैं। स्ट्रगल तो है, हर काम में मेहनत है। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, उन्हें स्ट्रगलिंग पीरियड तो गुजारना पड़ता है। और मैं समझता हूँ जो लोग छोड़ जाते हैं उस प्रोफेशन के लिए बेसिकली होते ही मिसफिट है, उन्हें वो आके वो छोड़ जाना चाहिए। ये बस शुरू से ही इसमें आते हैं। अच्छा, जब तक आप देखिए, किसी भी दुनिया का कोई भी काम जब तक आप डिटर्मिनेशन से नहीं करेंगे उसमें परफेक्शन नहीं आएगी। परफेक्शन के लिए डिटर्मिनेशन बड़ी जरूरी है। अच्छा, आपका इंटरेस्ट शुरू से ही वकालत की तरफ ही था? हाँ जी। अच्छा, मतलब आप बाय चॉइस हूँ, बाय फ्लेक्स ऑफ टाइम नहीं हूँ। अच्छा, सही है। तो वैसे आपको क्या मुश्किलात पेश आई? आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी बड़ी जबरदस्त रही। मैं कोई रिच आदमी नहीं हूँ। मैं मुल्तान कचहरी में पैदल एंटर हुआ था, पैदल आता जाता था अपने घर से। सही। और आज इस प्रोफेशन की बदौलत, इस काले कोट की बदौलत अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया की हर नेमत अता की है। अल्लाह पाक ने मुझे अपनी आधी दुनिया दिखा दी है और इंशाल्लाह उम्मीद है बाकी आधी भी अल्लाह पाक हमें दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो इस स्ट्रगल मैंने तो ये देखा है, हमारे प्रोफेशन में जो डिटर्मिनेशन का स्ट्रगल करता है वो आगे निकल जाता है। मैंने किसी भी डिटर्मिनेशन का स्ट्रगल करते हुए बंदे को पीछे जाता देखा नहीं है। अच्छा, ऑल ओवर द पाकिस्तान में जाता हूँ कि बच्चों में लोगों आगे? को मिलता हूँ। हाँ। नहीं, मेरे बच्चों में कोई नहीं ऐसा है। अच्छा। 2 मेरे बच्चे हैं मेरे, एक डॉक्टर बन गई बेटी और बेटा इंजीनियर बन गया। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे देख के फिर मेरी फैमिली के 5 बच्चे वकील बन गए। सही। मैंने इस पे गौर किया ऐसा क्यों है। फिर मेरे जो बच्चे हैं वो चूंकि मेरे साथ रहते थे, मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड उन्होंने देखा, वो बड़ा डिफिकल्ट है। आपको दिन में 16 घंटे काम करते जब बच्चे देखते हैं वो कहते हैं 16 घंटे काम हमने तो नहीं करना। हाँ। अच्छा, जो मेरी फैमिली के बच्चे हैं जब उनका प्रोफेशन का डिसीजन आया, वो दूर रहते थे ना। हाँ। प्रोफेशन में डिसीजन मेकिंग जब आई कि हमने कौन से प्रोफेशन में जाना है, उन्होंने मेरी लाइमलाइट में लाइफ देखी है। सही। तो उन्हें वो बड़े अट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा यार ये वाला प्रोफेशन ठीक है। अभी भी हम ये कहते मेरे हैं भांजे भतीजे 5 मेरे भांजे भतीजे इस अच्छा, प्रोफेशन में आ सही, गए। माशाल्लाह, 2 मेरे साथ एसोसिएट है, कुछ ऐसे हैं। तो बच्चे मेरे नहीं आए क्योंकि उन्होंने स्ट्रगलिंग पीरियड देखा सही था। देखा हो गया।
अच्छा, बगैर मेहनत के आपको उसका सब्र का फल जो है ना वो आपको मिलता भी नहीं है। हाँ, अब नहीं मेहनत जो है वो बड़ी जरूरी है। अच्छा, मिलना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये क्या बात हुई, इजी हर चीज ले लें हाँ, आप? इजी हर चीज जो है वो आपको पेट में, वो कहते हैं प्लेट में ही आपको मिल जाए। नहीं मिलनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से की शमा जलाएं इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए। ये मत सोचिए कि आपके काम का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, बस आप रिजल्ट आपने रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ देना। सही। जो अल्लाह पाक ने आपको ओहदा, मनसब, ताकत, इल्म, अक्ल, शऊर, कलम दिया है, उसे इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी कहूँगा नौजवानों को खास तौर पे कि वो जो है ना हकीकत पसंद हो जाए। हकीकत पसंद नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे बहुत। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।